Hello students, welcome to Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture you will get to know a lot about the Parliament of India. ये मेरा फर्स्ट पार्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर, बट अगर आप मेरे सक्सेसिव इसी टॉपिक पे लेक्चर देखेंगे तो आपको फर्दर फंक्शनिंग्स के बारे में पता पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है कि 0 आवर क्वेश्चन आवर्स, ये सेशन कैसे कंडक्ट होता है, उसके लिए कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, किस तरीके से वोटिंग की जाती है, एंड एट द सेम टाइम अभी हमें पार्लियामेंट में क्या चेंजेस लाने हैं वो उसमें मैं फर्दर सक्सेसिव लेक्चर्स में उस पर एक सीरीज़ फॉर्म कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला लेक्चर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे और इसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट है। बिफोर स्टार्टिंग, कार्टोग्राफिया IAS आपके लिए एक यूनिक टेक्निक यूज़ करता है, दैट इज बुक टू मैप टेक्निक। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कार्टोग्राफिया IAS आपके लिए UPSC पंचामृत स्टडी नोट्स लाया है विच प्रोवाइड्स यू अ रिटन गारंटी ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी बिगन विद अ UPPC 60 days क्रैश कोर्स। सो हरी अप, जॉइन दिस कोर्स एंड डोंट बी लेट। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट इंडिया में तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी बॉडी आती है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में आता है एक प्रेसिडेंट, फाइन, देन होते हैं हमारे लोकसभा एंड देन इट इज राज्यसभा। तो ऑल दीज 3 इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्मिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि लेजिस्लेचर फंक्शन मीन्स कि उनको लॉ फॉर्म करना है, उनको कानून बनाना है। ओके तो ये हमारा काम कौन करता है, लोकसभा करता है, राज्यसभा करता है। तो फिर आप पूछोगे कि प्रेसिडेंट क्यों पार्ट है पार्लियामेंट का। अब आप पूछोगे कि लॉ तो वैसे भी लोकसभा और राज्यसभा बनाती है, तो प्रेसिडेंट क्यों पार्ट है पार्लियामेंट का। इसलिए पार्ट है बिकॉज कोई भी अगर लॉ बनाया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा का तो उसको फाइनल अथॉरिटी अप्रूवल प्रेसिडेंट द्वारा ही मिलती है। तो अगर कोई भी लॉ पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, तो उसको जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक वो एग्जिस्टेंस में, फोर्स में नहीं आएगा। फाइन, ओके। तो अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को देखें तो हमारा जो लोकतंत्र है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया में 1947 से पहले ब्रिटिशर्स रूल करा करते थे, तो ब्रिटिश अपनी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते थे। और अगर हम सेम टाइम देखें, अगर ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो सेम टाइम पे अमेरिका में हमने देखा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है एक मेजर डेवलप कंट्रीज के जिसमें 2 डिफरेंट सिस्टम फॉलो होता है, 2 डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है। तो ब्रिटिश में है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेरिका में हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, अब बात क्या हुई थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ कुछ स्टेप्स लिए गए थे। जैसे कि हम मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं कि जैसे हमने देखा कि ब्रिटिश हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसके लिए रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने 1909 में 1909 में एक्ट पास किया, फिर 1919 में एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो फॉर्म द बेसिस फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो ये जो सारे एक्ट थे ना वो कहीं ना कहीं हमको एक्सपीरियंस दे रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने ऐसा नहीं सोचा कि वो ऑल टुगेदर बिल्कुल एक नया सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जाके एक्सप्लोर करेगा और उसके बारे में अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जिस सिस्टम के साथ वो ऑलरेडी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जिस सिस्टम से वो ऑलरेडी अवेयर थे और हमारी इंडिया की जनता भी उस सिस्टम से अवेयर थी, उन्होंने वही सिस्टम को फॉलो किया था। फाइन, तो अगर हम देखें पार्लियामेंट्री मॉडल में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो फ्रॉम द नेम वी नो कि प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन हु इज टेकिंग द डिसीजन। इंडिया में वो पोजीशन पार्लियामेंट ने ली हुई है। फाइन, अगर हम देखें आर्टिकल 79 में बात करी जाती है कि पार्लियामेंट होगा फॉर द यूनियन। इसमें क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे। तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 79 से एग्जिस्टेंस मिलता है, अप्रूवल मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग एक हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे। एक होता है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जो लोकसभा है उसको 1954 से पहले क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ द पीपल। फाइन, तो लोकसभा को 1954 से पहले हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था और 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है,
तो MCQs में कभी पूछी भी जा सकती है, तो उसको याद रखिएगा। अगर हम देखें इन दोनों का कॉम्पोजिशन, तो जो अगर राज्यसभा है उसको हम कहते हैं, पहले कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसका एक और नाम है अपर हाउस, फाइन। और अगर हम लोकसभा देखें तो उसको लोअर हाउस भी कहा जाता है और पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। अब देखिए पॉपुलर चैम्बर मतलब, पॉपुलर मतलब पब्लिक, ओके, पॉपुलर मतलब दैट इज कनेक्टेड टू द पब्लिक। अब इस लोकसभा में जो भी मेंबर्स होंगे ना, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड पॉपुलर चैम्बर, जहाँ पे पीपल के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ रहे हैं। पर अगर हम राज्यसभा में देखें तो जो मेंबर्स बैठे हुए हैं राज्यसभा में, दी ऑल आर द मेंबर्स हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दीज आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और अगर हम लोकसभा में देखें तो डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेसिडेंट क्यों पार्ट है, प्रेसिडेंट क्यों पार्ट है लोकसभा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। पहला रीजन तो ये है कि कोई भी अगर लॉ बना दिया जाए, जब तक प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलेगा तब तक वो लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। और सेकेंडली अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बहुत बड़ा फंक्शन करता है। किस तरीके से, जैसे अगर कोई लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, अगर हम देखें लास्ट 2014 के इलेक्शंस हुए, तो जब मई 2014 में गवर्नमेंट फोर्स में आई, तो जो पहला एड्रेस होता है, पहला जो स्पीच होता है पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और हर साल भी, जैसे हम जानते हैं 3 सेशन होते हैं, एक सबसे पहले होता है हमारा विंटर सेशन, देन उसके बाद होता है हमारा मॉनसून सेशन, और हमारा एक होता है बजट सेशन एज वेल। तो ये जो तीनों सेशंस होते हैं हमारे पूरे साल में, उसका जो साल का पहला जो डे होता है जिसमें पार्लियामेंट मिलने वाली होती है, डिस्कशन करने वाली होती है, उस टाइम पे जो पहला एड्रेस होता है दैट इज ऑल्सो डन बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो ये बात ध्यान रखना कि पार्लियामेंट में एक तो सबसे साल का पहला जो सेशन होता है, सबसे पहला दिन होता है, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है अपनी स्पीच से। और सेकेंडली कोई नई गवर्नमेंट अगर पावर में आ रही है आफ्टर द इलेक्शन, तो उसको भी फर्स्ट स्पीच किसके द्वारा दी जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से प्रेसिडेंट इज इन्वॉल्व इन द पार्लियामेंट्री फंक्शन, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, इसलिए उसे पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। तो जैसे वो कभी भी या तो सम्मन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है हाउस को, या तो हाउस को लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि वो प्रेसिडेंट के पास पावर क्यों है सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व करने की, मतलब स्थगित करने की। अब ये डिसॉल्व हो गई लोकसभा, तो ये सारी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। साथ ही साथ अगर वो चाहे प्रेसिडेंट, तो दोनों हाउस जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन भी करा सकते हैं, ओके, दोनों सेशन, दोनों हाउस का एक साथ सेशन करा सकते हैं। और अगर कोई भी हाउस, अगर जैसे लोकसभा अभी सेशन में नहीं है और किसी स्पेसिफिक इशू पे लॉ बनाने की ज़रूरत है, अगर लोकसभा अभी सेशन में नहीं है और अगर उस किसी भी लॉ पे, किसी भी इशू पे लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे जो ऑर्डिनेंसेस फॉर्म होते हैं, ऑर्डिनेंसेस फॉर्म होते हैं जैसे 6 महीने के लिए, तो तब कौन बना सकता है, वो प्रेसिडेंट बना सकता है। बिकॉज इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि उस इशू पे, उस मुद्दे पे लॉ बनाया जाए, वो भी प्रेसिडेंट कर सकता है। तो कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में प्रेसिडेंट लॉ बना रहा है, तो अगेन ये लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, इसलिए प्रेसिडेंट का माना जाता है कि वो पार्लियामेंट का पार्ट है। अगर हम दोनों हाउसेस को देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा, और मैंने जैसे आपको बताया 1954 से पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था और इसको प्रेजेंटली अपर हाउस भी कहा जाता है, फाइन। तो ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। जो राज्यसभा है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा में डायरेक्टली अपॉइंटेड मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द लोकसभा, पर राज्यसभा में क्या होता है कि स्टेट्स जो होते हैं, जैसे हमको इस तरीके से समझना पड़ेगा, जैसे ये है, हमने सपोज किया इंडिया में ओनली 4 स्टेट्स आते हैं, ओके, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है सपोज, एंड गुजरात है, ओके। तो ये सपोज करो 4 स्टेट्स हैं। तो ये जो हर स्टेट में एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, हर स्टेट में लॉ बनाने के लिए उस स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली आर सेंडिंग द मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टिंग द मेंबर्स फॉर द राज्यसभा। और कौन सी सीट्स के लिए, जो राज्यसभा के लिए राजस्थान की सीट्स फिक्स्ड है राज्यसभा में, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द राजस्थान आर इलेक्टिंग द मेंबर्स। तो देखिए राज्यसभा में जो मेंबर्स बैठे जा रहे हैं वो पब्लिक द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, उनको राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट कर रही है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इसलिए ये जो अगर हम देखें तो हर स्टेट्स को कुछ ना कुछ सीट्स मिली हुई है, कुछ स्पेसिफिक सीट्स मिली हुई है राज्यसभा में।
तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोकसभा में कहते हैं कि पब्लिक की वॉइस है, वैसे हम राज्यसभा को कह सकते हैं कि स्टेट की वॉइस है, स्टेट की आवाज़ है राज्यसभा। फाइन, तो दिस इज अबाउट राज्यसभा। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो कॉपरेशन होता है वो इस राज्यसभा से हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी देखें स्ट्रेंथ, तो टोटल सीट्स कितनी होती है 250, पर हर बार हम कितनी सीट्स चूज करते हैं 245 सीट्स को चूज करते हैं और 5 सीट्स नहीं होती। ओके, इसके लिए कोई अभी इलेक्शंस नहीं होते। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो LOC वाला एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और POK वाला एरिया है, उनकी जो सीट्स हैं उनको अभी वेकेंट ही रखा गया, उनके लिए अभी इलेक्शंस नहीं होते। तो जो जैसे मैंने आपको बताया राज्यसभा में प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं। इनमें से अगर हम देखें जो 233 मेंबर्स होते हैं दीज आर इलेक्टेड, और उसमें से 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन चूज करता है? ये प्रेसिडेंट चूज करता है। कौन से मेंबर चूज करे जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये वो मेंबर्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सीलेंस है। कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, किसी ने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया है, कोई बहुत पब्लिक पॉलिसी में बहुत अच्छा मेंबर है, कोई साइंटिस्ट है। ऐसे जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली अब ये जो सारे लोग हैं जो हम अपनी सोसाइटी में आसपास देखते हैं, जनरली ये पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनना नहीं चाहते, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहते हैं। पर अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे राज्यसभा में होगा तो हम सोच सकते हैं कि ये अगर अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देंगे, सजेशंस देंगे, तो हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो जाएगा, जिस तरीके से हम पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, वो बहुत अच्छी और बनने लग जाएंगे। इसलिए प्रेसिडेंट जो मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं अपनी फील्ड में, उनको नॉमिनेट करते हैं। साथ ही साथ जो 233 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो हम जानते हैं इंडिया में जिस तरीके से 9 यूनियन टेरिटरीज है, पर प्रेजेंटली दिल्ली में और पुडुचेरी में ये 2 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें उनकी खुद की भी असेंबली है। बाकी सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, बाकी सारे अभी दादर एंड नागर हवेली भी आर ऑल्सो मर्ज्ड, तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो अगर हम देखें तो दिल्ली और पुडुचेरी में असेंबलीज हैं, तो ये भी अपने मेंबर्स भेजते हैं राज्यसभा में। फाइन, बाकी यूनियन टेरिटरीज में असेंबली नहीं है उनकी, इसलिए वो मेंबर्स नहीं भेजते। अगर हम देखें कि किस स्टेट्स को कितनी सीट्स मिल रही है राज्यसभा में, तो ये स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में मेंशन्ड है। फाइन, तो किस स्टेट को कितनी मिलेगी ये स्पेसिफिकली इसमें मेंशन्ड है, और इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। चेंजेस किस बेसिस पे? देखो, हर स्टेट को कितनी पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती है राज्यसभा में। तो अगर हम कहें कि हर स्टेट को, अब सबसे पहले ज़्यादा हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। अगर हम देखें हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे A है, B है, C है, तो ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी पॉपुलेशन इक्वल होगी, इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इक्वल होगी। इससे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर्स रहते हैं ना, उनके वोट की वैल्यू भी इक्वल बन जाती है, इसलिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 4th शेड्यूल में मेंशन होता है कि किस स्टेट्स को कितनी सीट्स मिल रही है राज्यसभा में। अगर हम देखें लास्ट टाइम 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो पास हुआ था, उसने 2001 के सेंसस के बेसिस पे 2026 तक के लिए सीट्स फिक्स्ड कर दी है। तो अगर हम अगले इलेक्शंस के लिए भी जाएंगे तो 2026 तक के लिए फिक्स्ड है कि किस स्टेट को कितनी लोकसभा में और कितनी राज्यसभा में सीट्स मिल रही है, और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003। और इसके बाद क्या होगा, जैसे हम जानते हैं कि अभी 2021 वाला सेंसस आने वाला है, तो आगे फिर लॉ फॉर्म होगा, जो पॉपुलेशन देखी जाएगी सेंसस में कि कितनी हमारी हर स्टेट में पॉपुलेशन है, उनका डेटा आएगा, उसकी बेसिस पे रीएडजस्टमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हर स्टेट में पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस के द्वारा, तो ये सारा डेटा किसके पास जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन। ये किसके पास जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन, जो डिसाइड करती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीट्स उसको मिली जाएगी। फाइन, तो ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म करना ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन, दैट इज डन बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। अब देखते हैं कि जो हमारा जो राज्यसभा है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी अपने मेंबर्स भेजती है, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। तो इनका जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है।
देखिए दो तरीके के सिस्टम होते हैं इलेक्शंस के लिए, वोट देने के लिए दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड सेकेंड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसमें फॉलो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेरा जो अगला लेक्चर होगा मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बता दूंगी बहुत अच्छे से क्लियरली, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इसमें किस तरीके से वोटिंग होती है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, मैं अभी स्पेसिफिकली बात करती हूँ राजस्थान की। फाइन, अब राजस्थान में उनको पता है कि उनको 2 मेंबर्स भेजने हैं। ओके, किस में भेजने हैं? राज्यसभा के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट करने हैं। तो ये राज्यसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, इनके पास पहले आएगी चॉइस, इनके पास आएगी 4 मेंबर्स की चॉइस। तो 4 मेंबर्स कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है। हर मेंबर को ऐसा बैलेट कार्ड दिया जाएगा, ऐसा पेपर मिलेगा। तो हर मेंबर, जो भी राज्यसभा में 200 मेंबर्स हैं, ओके, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 मेंबर्स हैं, उनको ऐसा कार्ड मिलेगा। अब उनके पास 4 चॉइस है कि कौन से मेंबर को वो भेजना चाहते हैं राज्यसभा में। तो उनको प्रेफरेंस दिखानी पड़ेगी कि ए को वो 3rd प्रेफरेंस दे रहे हैं, बी को वो 1st प्रेफरेंस दे रहे हैं, सी को वो 2nd प्रेफरेंस दे रहे हैं और डी को 4th प्रेफरेंस दे रही है। तो हर मेंबर को ऐसी स्लिप मिलेगी, बैलेट पेपर मिलेगा, वो अपनी प्रेफरेंसेस फॉर द मेंबर बता देंगे। 1 मिनट। यस, तो हर मेंबर को ये ऐसी चॉइस मिलेगी कि वो अपनी प्रेफरेंस बता दे। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ए मेंबर को कितनी वो सीट्स के लिए प्रेफरेंस मिली, 3800 मिली, मतलब 3800 मिली, बी को 2900 मिले, सी को 1200 प्रेफरेंस मिली और डी को 2100 मिली। तो देखिए ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो भी मेंबर को हम चूज कर रहे हैं उसके पास 51% उसके पास वोट्स आने चाहिए। ठीक है, अगर देखिए अगर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बाद में देखेंगे, उसमें ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा जिसको सीट्स मिल गई वो लीडर बन गया। अगर हम अभी लोकसभा को भी देखें तो हमें पता है प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज होता है। भले प्राइम मिनिस्टर को 36% वोट्स ही मिले, पर अगर उनके वोट सबसे ज़्यादा हैं, बीजेपी के वोट सबसे ज़्यादा है, तो वो उनकी पार्टी का मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बना जाएगा। क्योंकि ऐसे केस भी हो सकता है ना कि और सबको कितने वोट्स मिले, 24% मिले, 12% मिले, ऐसे करके 6% मिले, तो और सबको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे बीजेपी को, और तो उन्हीं का मेंबर विल बी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बट अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें तो अगर उनको सीट चाहिए तो उनको 51% वोट शेयर मिलना चाहिए, वोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा से मतलब नहीं होता, सबसे 51% वाला क्राइटेरिया तो फॉलो करना होता है। तो सबने देखा पहली बारी वोटिंग हुई तो सबने अपनी प्रेफरेंस, ए को कितनी प्रेफरेंस मिली 3800 की, बी को 2900, सी को 1200 एंड डी को 2100। अब देखिए, अब इसमें से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सबसे कम वोट्स किसको मिले हैं, सी को मिले हैं। अब सी को क्या बोला जाएगा कि आपको देखो वोट्स नहीं मिल रहे, तो आप तो वैसे भी चूज नहीं हो रहे हो, तो आपके वोट क्या कर दिए जाएंगे, बाकी मेंबर्स को, ये 1200 जो वोट्स हैं वो बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब देखिए जिन जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, ओके, अब उन्हीं मेंबर का देखा जाएगा कि उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है, थर्ड प्रेफरेंस किसको दी है, फोर्थ प्रेफरेंस किसको दी है। तो जो उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी ना, अब फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी, थर्ड प्रेफरेंस जो थी अब उनकी सेकंड प्रेफरेंस बन जाएगी, और फोर्थ जो थी अब उनकी थर्ड प्रेफरेंस बन जाएगी। तो जो सी की जो प्रेफरेंस थी वो हटा के किसके पास चली गई, बाकी मेंबर्स के पास। तो दिस इज बिकमिंग नाउ लाइक कि ए, बी एंड डी, ठीक है, सी के वोट्स इनके पास चले गए, तो इस तरीके से बन जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर 1000 में से हमने देखा था, इनके पास अभी भी 4600 है, 3100 है, 2300 है, तो अभी भी किसी के पास 51% मतलब 5100 सीट्स है नहीं। तो इस केस में क्या कर दिया जाएगा, सबसे कम किसके पास है, डी। तो इसी तरीके से डी की भी जो प्रेफरेंसेस हैं, बाकी थर्ड और फोर्थ वाली, वो मूव हो जाएगी किसके पास, ए एंड बी के पास। फाइन, तो आई होप आपको थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज़ें, पर आपको ये समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता है। अब आप पूछेंगे कि लोकसभा के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं फॉलो होता, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो अभी प्रेजेंटली पॉपुलेशन है, जिसमें अभी इतना एजुकेशन सिस्टम नहीं है,
ठीक है। तो उस टाइप की पॉपुलेशन को इस मेथड को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने अभी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रखा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट वो लीडर बन गया और वो इलेक्शन जीत गया। सेकेंडली, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तब वो भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, तो वी वर अवेयर अबाउट दिस सिस्टम, तो हमने वही सिस्टम को कंटिन्यू रखा। फाइन। अब राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो देखिए क्राइटेरिया क्या है कि इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन बताई गई है पार्लियामेंट द्वारा वो उनके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि हमारे पास दो हाउसेज है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करो 245 मेंबर्स हैं, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स होते हैं ना, वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा का टोटल टर्म कितना होता है, 6 साल का होता है, और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो मतलब सोच लीजिए, एक साल में 1/3 मेंबर हुए, दूसरे साल में 1/3 मेंबर हुए, तीसरे साल में 1/3 मेंबर हुए, तो ये 6 साल में 1/3 हो जाता है। फाइन। तो दिस इज बिकॉज इसके कारण कोई भी मेंबर रिटायर होता रहता है, पर राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये रिन्यूअल होता है, इस तरीके से समझिए। फाइन। तो अभी हमने देखा कि राज्यसभा में हर 2 साल में मेंबर रिटायर होते हैं, तो ये एक परमानेंट बॉडी है। ओके। और सपोज करिए कि कोई मेंबर अभी राज्यसभा का पार्ट है, सपोज करो बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि उसने रिजाइन कर लिया, या उसकी डेथ हो गई, या कुछ हेल्थ इमरजेंसी है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता राज्यसभा का मेंबर, तो अगर जो मेंबर उसी सीट के लिए इलेक्ट किया जाएगा, ओके, वो मेंबर, दूसरा मेंबर जो उसी सीट के लिए इलेक्ट किया जाएगा, वो बाकी 2 साल के लिए टर्म के लिए नहीं मेंबर बनेगा, वो रिमेनिंग जो टाइम बचा होगा इस पहले वाले मेंबर का, उसी के लिए वो मेंबर रहेगा राज्यसभा का। फाइन। अगर हम देखें राज्यसभा में, तो राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है, उसका हेड कौन होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अभी कौन है, वेंकैया नायडू। तो ये जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे होंगे, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा का। ओके। और उनका काम होता है कि वो पूरे राज्यसभा में देखें कि जो हर मेंबर्स हैं उनकी प्रेस्टीज और डिग्निटी मेंटेन रहे, हाउस की प्रेस्टीज एंड डिग्निटी मेंटेन रहे, हर मेंबर को उनकी प्रॉपरली प्रिविलेजेस मिले, उनकी इम्यूनिटीज़ उनको रखें, बिकॉज ये भी कुछ स्पेसिफिकली है कि किस क्रिमिनल केसेस में या सिविल केसेस में उनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होती है वाइल दे आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन देखता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि वो कभी पनिश भी कर सकते हैं किसी मेंबर को। हम देखते हैं कि कई बार कुछ मेंबर्स होते हैं वो हाउस की प्रेसिडेंट्स को प्रॉपरली चलने नहीं देते, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो राज्यसभा का चेयरमैन जो होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दे दे, उनको कंटेम्प्ट कर दे कि वो हाउस की निंदा कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को रोक रहे हैं। तो ओके, तो कंटेम्प्ट करने की पावर भी और पनिशमेंट देने की पावर भी चेयरमैन के पास होती है। एक साथ ही साथ राज्यसभा में एक डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सपोज करो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ओके, वो कभी या तो वो लीव पे गए हैं, या वो अभी प्रॉपर हेल्थ वाइज उनके कोई इश्यूज हैं, या सपोज करो कुछ ऐसे डेथ वेथ की कोई भी कंडीशन हो गई, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका कुछ टाइम पे का काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, जब तक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शंस ना हो जाए। तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम कर रहा होगा तब वो चेयरमैन का राज्यसभा का काम नहीं कर पाएंगे। इस केसेस में राज्यसभा में एक डिप्यूटी चेयरमैन भी चूज किया जाता है। डिप्यूटी चेयरमैन क्या करेगा, जब तक कि हाउस की पूरी प्रेसिडेंट्स जब तक वापस से वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए तब तक वो उनका हाउस का लीडर बने रहते हैं, हाउस का चेयरमैन बने रहते हैं। फाइन। तो अगर हमें देखना है कि डिप्यूटी चेयरमैन को कौन चूज करता है, राज्यसभा के मेंबर्स खुद ही इलेक्शन से चूज करते हैं। तो अभी हमने देख लिया जो चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसको कोई इलेक्शन के थ्रू चूज नहीं करा जा रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, पर डिप्यूटी चेयरमैन को इलेक्शन द्वारा बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा चूज किया जाता है। फाइन। अब देखते हैं, एक होता है चेयरमैन प्रोटम। अब सपोज करो कि जो हमारे चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा विच इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिप्यूटी चेयरमैन है, दोनों ही नहीं है, दोनों की पोजीशन वेकेंट है। तो हाउस क्या करती है उस टाइम पे जब हमने देखा कि हाउस का फंक्शन तो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अंडर द आर्टिकल 91 एक पर्सन को चेयरमैन प्रोटम बना देते हैं, ताकि हाउस का काम तो
राज्यसभा का काम तो कंटिन्यूसली चलता ही रहे। ओके, साथ ही साथ एक आपने चीज़ सुनी होगी, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, सपोज करो वोटिंग चल रही है हाउस में किसी भी बिल के ऊपर, तो 50-50 हो गया, आधे मेंबर्स कह रहे हैं कि ये पास होना चाहिए, आधे मेंबर्स कह रहे हैं ये पास नहीं होना चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, वैसे तो यूजुअली जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो वोट नहीं करता, पर अगर 50-50 वाली सिचुएशन हो जाती है, उसी केस में चेयरमैन के पास पावर होती है कि वो अपना वोट डिसाइड करे कि वो कौन से या तो फेवर में है या अगेंस्ट में है, कौन से साइड वो है। फाइन। आप पूछेंगे कि राज्यसभा की यूटिलिटी क्या है, यूजफुलनेस क्या है। तो जो राज्यसभा है ये अगर सपोज करो हमारा परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, तो सपोज करो लोकसभा है वो डिसॉल्व है और कंट्री में ऐसी सिचुएशन आ गई, वॉर आ गया या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे इमरजेंसी लगवाने की सिचुएशन है, और अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो वेट क्या किया जाता है कि जब तक लोकसभा आए वापस से सेशन में आए, तो तब जाके वो अपना इमरजेंसी लगाए। तो तब तक क्या किया जा सकता है कि राज्यसभा इमरजेंसी इम्पोज कर दे, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन कर दे, लोकसभा कर दे, जब तक सेशन नहीं है लोकसभा का। फाइन। तो इससे क्या होगा, उस टाइम पे इमरजेंसी आ जाएगी और कंट्री में सिचुएशन हैंडल करने की एक लेवल बन जाएगा। फाइन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे बड़ा काम है कि इमरजेंसी लगाना है और लोकसभा सेशन में नहीं है तो राज्यसभा लगा सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना होता है तो राज्यसभा की परमिशन, राज्यसभा का अगर अप्रूवल नहीं मिला तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, और इसके लिए जॉइंट सेशन भी नहीं होता। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं तो जॉइंट सेशन बाय द प्रेसिडेंट नहीं करवाया जा सकता। ओके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम बहुत क्विकली या लॉज को अमेंड करके या लॉज को के साथ खिलवाड़ करके हम पास नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर से होनी चाहिए। ओके, तो किसी भी लॉ को पास करने में एक तो राज्यसभा का रोल होता है, और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में अगर हम देखें राज्यसभा का इम्पोर्टेंस, तो उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं। अगर उनका वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन मिलेगा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में, तो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो और भी ज़्यादा एनरिच हो जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं एक बार लोकसभा के बारे में। जैसे हमने राज्यसभा में देखा कि 250 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं, टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। और ये जो सारे मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज करे जाते हैं। हम जाते हैं अपने नियर बाय पोल स्टेशन पे, जब इलेक्शंस कंडक्ट होने होते हैं हम अपना वोट दे के आते हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हो गए ना, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट हो गए, सपोज करो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, तो सपोज करो बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा वोट आ गए तो बीजेपी विल बी द लीडर, ठीक है, लोकसभा के पास उनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और वो चूज़ करेंगे कि उनका कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। फाइन। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, पीपल द्वारा, लोगों द्वारा डायरेक्टली चूज़ किया जा रहा है। अब देखिए जैसे लोकसभा में 552 मेंबर्स हैं, इसमें से जो 550 मेंबर्स हैं, ओके, ये किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट से आते हैं। ओके, और जो 20 मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, यूटी से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो 552 में से हमने देख लिया कि जो 550 मेंबर है वो स्टेट्स के हैं, 530 मेंबर है वो स्टेट्स के हैं और 20 मेंबर्स हैं यूटी के, ठीक है। इसमें से आप देखो कि मैंने तो आपको बताया 552, ये तो 550 ही हो रहा है, बाकी बचे 2 मेंबर्स। अब जो 2 मेंबर्स होते हैं ना वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये कौन से मेंबर्स होते हैं, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे लोकसभा में। फाइन। अब देखते हैं कि वोट कौन कौन कर सकता है लोकसभा के लिए। जैसे कि हमारे को अभी पता है कि 18 साल से ऊपर वाले कोई भी पर्सन कैन वोट फॉर द लोकसभा, ठीक है। पहले जब अगर हम देखें तो 1989 से पहले 1989 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 से पहले तक 21st ईयर्स वाले लोग ही वोट कर सकते थे लोकसभा के इलेक्शंस में, बट इसके बाद चेंजेस कर दिए गए और अब जो भी 18 साल से ऊपर का पर्सन है कैन वोट फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको राज्यसभा के लिए भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म होती है वो इस बेसिस पे पूरे इंडिया को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, कि जो इंडिया के थ्रू आउट द इंडिया हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसकी पॉपुलेशन जो है वो इक्वल हो। तो इस ए कॉन्स्टिट्यूएंसी की बी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉपुलेशन इक्वल होगी ताकि सबका वोट भी इक्वल काउंट करा जा सके। फाइन।
देखिए ये जो राज्यसभा है ना, अगर जो लोकसभा है, जो लोकसभा है उसमें क्या होता है, प्रॉपरली एससी और एसटी कम्युनिटी को, इसमें मैंने गलत लिख लिया, एससी है सॉरी, ओके, एससी एंड एसटी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन मिलता है, ओके। तो अगर हम देखें पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब कहा गया था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन मिलेगा अप टू द 1960, पर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके लास्ट टाइम 2009 में अमेंडमेंट किया था कि ये जो रिजर्वेशन है फॉर द एससी एंड एसटी इन द लोकसभा इन द राज्यसभा विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट 2020। तो अब अगली बार अगर हमें कंटिन्यू करना है रिजर्वेशन फॉर द एससी एसटी इन द पार्लियामेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार फिर से अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा, जिससे उनकी जो रिजर्वेशन है एससी एसटी कम्युनिटी की वो वापस से आगे फॉलो ऑन होती जाए, ओके। तो जब इंडिया में स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब तो डिसाइड किया गया था कि 10 साल के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा, पर 10 साल करते हुए आगे अभी ये अमेंडमेंट के थ्रू बार बार रिजर्वेशन रहा है, फाइन। अब लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का हेड होते हैं स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पीकर है ना, अब देखिए अगर सपोज करो 2014 से लेकर 14 से लेकर 2019 तक एक लोकसभा का सेशन चल रहा है, तो जो स्पीकर है ना 2014 वाले सेशन से लेकर 2019 तक सपोज करो रहे, अब 2019 में हाउस डिसॉल्व हो गया, फाइन, हाउस डिसॉल्व हो गया, पर स्पीकर स्टिल इज द लीडर ऑफ द हाउस, हाउस पूरा डिसॉल्व हो चुका है, वापस से इलेक्शंस होने हैं, पर स्पीकर अभी भी हेड है उस पार्लियामेंट का, उस हाउस का। पर जैसे ही वापस से इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वापस से इलेक्शंस होंगे, सारे मेंबर्स को चूज कर लिया जाएगा, उनको इलेक्शंस का पता चल गया कि कौन कौन अब सीट्स जीत चुका है। अब क्या होगा कि अब देखिए अब क्या होगा कि अब इन सारे जो मेंबर्स हैं 2019 में इलेक्शंस में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनकी ओथ लेनी होगी, उनकी ओथ लेने के लिए एक मेंबर को चूज करा जाएगा जो होता है प्रोटर्म मेंबर, ठीक है, प्रोटर्म स्पीकर कहते हैं। प्रोटर्म जो होते हैं ये ओथ दिलाते हैं किसको, ये ओथ दिलाते हैं नए मेंबर्स को, ओके। और अब नया हाउस जो फॉर्म हुआ है, अब जो नया हाउस फॉर्म हुआ है वो अब अपना नया स्पीकर चूज कराया जाएगा। तो अभी तक पुराना स्पीकर इज कंटिन्यू द हेड ऑफ द हाउस, बट अब उनको ओथ मिल गई है, तो ये जो नए मेंबर्स हैं अब चूज करेंगे कि उनका कौन सा नया स्पीकर है, फाइन। अब हम देखते हैं कि टर्म कितने साल के लिए लोकसभा और राज्यसभा रहता है। जैसे मैंने राज्यसभा के लिए तो आपको बता ही दिया कि 6 साल के लिए रहता है, और हर जो उनका पूरा हाउस के जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, फाइन। और हर मेंबर को 2 साल का टर्म मिलता है राज्यसभा में। अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा को 5 साल का टर्म होता है, लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है, फाइन। और किसी भी मेंबर को अगर रिजाइन करना है, अगर किसी भी मेंबर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को अपना इस्तीफा दे सकता है, और अगर स्पीकर को रिजाइन करना है, अगर किसी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देके चले जाते हैं। तो जब तक नया मेंबर चूज नहीं करा दिया जाएगा तब तक डिप्यूटी स्पीकर विल बी द हेड ऑफ द हाउस, फाइन। अब देखते हैं कि किस स्पीकर को अगर रिमूव करना है, अगर स्पीकर को उसकी पोजीशन से हटाना है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है हाउस में अगर मेजॉरिटी जो होगी, मतलब 51% से ज़्यादा मेंबर्स जो होंगे, अगर वो कह रहे हैं कि इस स्पीकर को उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए, उसकी ऑफिस से रिमूव कर देना चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ने अग्री कर दिया है तो वो स्पीकर को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पर कम से कम 14 दिन का नोटिस, 14 डेज का नोटिस तो उस स्पीकर को मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को डिफेंड तो कर सके कि उनकी गलती नहीं थी, या कुछ अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं इंक्वायरी कमेटी के सामने, फाइन। अगर देखते हैं स्पीकर के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखनी होगी कि हमारे जो हाउस में 2 टाइप के बिल आते हैं। एक तो रेगुलरली बिल आता है जो रेगुलर चीज़ों से डील करता है, एक होता है मनी बिल जो मॉनिटरी मैटर से डील करता है। तो अगर 2 तरीके का बिल आया है, अगर स्पीकर को बताना है कि ये नॉर्मल बिल है या मॉनिटरी बिल है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्पीकर की, डिसाइड करने की कि नॉर्मल बिल है या मॉनिटरी बिल है, बिकॉज इनको पास करने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। मॉनिटरी बिल्स, मनी बिल जो होते हैं वो 110 वाले आर्टिकल में आते हैं, तो इनके लिए जो पास करने का प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो किसी भी बिल को अगर डिक्लेयर करना है कि वो मनी बिल है या नॉर्मल बिल है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर होता है स्पीकर के पास, फाइन। एक और पावर होता है डिफेक्शन वाला, जिसको हम एक बार अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था जो 1985 में पास हुआ था, फाइन।
तो इसमें भी लाइक अ जजमेंट की पावर होती है स्पीकर के पास कि वो डिसाइड करे कि ये जो मेंबर है इसने कोई रॉन्ग एक्ट किया है, बुरी हरकत की है कि जिसके कारण उसको लोकसभा के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये भी जज करना, ये भी इस पर भी डिसीजन लेना इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो स्पीकर किसी भी मेंबर को, अगर उसने मेंबर को वो लगता है कि डिस्क्वालीफाई होना चाहिए तो स्पीकर इस पर एक्शन लेता है। अगर किसी भी हाउस का लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिक्लेयर करना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, ये कौन करता है, लोकसभा ही करता है। ओके और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई बिल पास करना है और प्रेसिडेंट को नीड फील हुई है, ज़रूरत महसूस हुई है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो हाउस है वो दोनों साथ में मिलके वोटिंग करें। ओके साथ में मिलके इस बारे में डिस्कशन करें, बिकॉज इंडिविजुअली तो लोकसभा पास कर रहा है, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, कभी राज्यसभा पास करता है पर लोकसभा नहीं करता। तो प्रेसिडेंट को क्या लग रहा है कि दोनों हाउसेस के बीच में डिस्कशन होना चाहिए, साथ में मिलकर डिस्कशन होना चाहिए उस बिल पे। तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन करवा सकते हैं, पर जब ये ज्वाइंट सेशन होगा और अब इस बार वोटिंग होगी तो इसका हेड कौन होगा, स्पीकर होगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल बी द हेड ऑफ दिस ज्वाइंट सेशन। अब देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में बराबरी किस चीज़ की है। देखिए बराबरी तो इस चीज़ की है कि जब भी कोई लॉ पास करना होता है तो दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए होती है, दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए होती है, एक्सेप्ट सम मनी मैटर्स, एक्सेप्ट सम मनी मैटर्स। जैसे कि बजट होता है, बजट भले राज्यसभा पास करे ना करे फिर भी वो पास हो जाता है, ठीक है। तो मनी मैटर्स में राज्यसभा की कहीं कहीं पे अप्रूवल नहीं चाहिए होती, पर वैसे ऑलमोस्ट हर मैटर पे राज्यसभा का इक्वली रोल होता है। तो जैसे भी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड होती हैं, जैसे सपोज करो कि सीबीआई की रिपोर्ट पब्लिश होनी है, शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए, शेड्यूल टाइप की जो कमिश्नर रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, या कैग की रिपोर्ट होती है, ये जो सारी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम आती है, फाइनेंस कमीशन है, तो ये सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं जो हर बार प्रेसिडेंट को प्रेजेंट की जाती है। प्रेसिडेंट किसको रखता है, हाउस के सामने, बहुत लोकसभा और राज्यसभा के सामने वो रिपोर्ट रखता है कि आप इसके बारे में डिस्कशन करो कि इन्होंने जो ये रिपोर्ट दी है वो किस तरीके से सही है, या इस पर कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए जो इनके रिकमेंडेशंस है। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं बहुत राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रखी जाती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है इसमें दोनों का ही रोल है। इसके जो इलेक्शंस में जो मेंबर्स होते हैं बहुत राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेंबर्स को के लिए पोजीशन के लिए वोट करते हैं। अगर हम देखें दोनों के ही मेंबर, दोनों के राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना है, या जज को उसकी पोजीशन से हटाना है, या हाई कोर्ट की उसकी पोजीशन से हटाना है, या कैग के किसी मेंबर को उसकी पोजीशन से हटाना है बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर और उन्होंने क्या किसी गलत काम के लिए किया। तो अगर लगता है कि उनको उनकी पोजीशन से हटाना है तो दोनों ही मेंबर्स, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स वोट करते हैं। फाइन। तो देखो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज इम्पीचमेंट में भी दोनों राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का ही रोल होता है। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, दोनों हाउसेस में डिफरेंसेस कहाँ हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, और लोकसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, पीपल का, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम इस तरीके से भी देखें तो लोकसभा का टर्म कितना है, हर 5 साल में इलेक्शंस हो गए, और राज्यसभा का टर्म कितना है, 6 साल का है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स वाली सी चीज़ बताई थी मैंने आपको अभी। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं 12 मेंबर्स कौन होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, और जो मेंबर्स अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। और लोकसभा में 2 मेंबर्स कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, वो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। अगर हम एक और डिफरेंस देखें तो राज्यसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और लोकसभा का इट इज द डायरेक्ट इलेक्शंस। फाइन। तो ये तो एक था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो लोकसभा है उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होती है, कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है, फिर हम देखेंगे उसका पास कैसे होता है, वो एक्ट कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे कि सेशंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं, हम देखेंगे अलग अलग तरीके के मोशंस पास करना। और मेरे एक और लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पार्लियामेंट में अभी किस चीज़ की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री हमारा सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो वो भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि पार्लियामेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, और एग्जिस्टिंगली भी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेशन, मोशंस, एक्ट पास होना, बजट कैसे पास होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखते हैं।
So if you want to connect with us on the Twitter, Facebook, Instagram and YouTube, you can click on this link. If you want to join our UPPCS 60 days crash course or UPSC Panchamrit study notes, you can contact on this number or you can click on the link in the description box. So till then, study well. Thank you for watching.